हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं अमित ऑनलाइन स्टडी में। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है प्रश्नावली 1.3। तो चलिए प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ बेसिक रखना चाहूँगा, ज़रा आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या हो तो वह किस फॉर्म में होना चाहिए। वह कोई भी संख्या अगर कोई भी संख्या a/b भी मान सकते हैं आप, a/b भी मान सकते हैं, चाहे p/q भी मान सकते हैं। कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या के फॉर्म में होगी, वो परिमेय संख्या होगी तो ये बट्टा के फॉर्म में होगी। ये जो बट्टा देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं p/q, तो इसके फॉर्म में रहेगी। अब देखिए कंडीशन यहाँ पर ये होगा कि ये जो p है और ये जो q है, तो ये p और q दोनों एक क्या होगी, दोनों एक सहअभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। अब बोलेंगे भैया इस सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वैसे संख्या जिसका HCF निकालते हैं, तो HCF कितना आता है, HCF अगर 1 आता है तो वह संख्या कहलाता है सहअभाज्य संख्या। ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ पर कोई भी भिन्न ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लिए भिन्न 2/8 लिए। ठीक है, अब तो बोलेंगे कि 2 और 8 का हम लोग अगर 2 और 8 का अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो 2 आता है। ठीक है, 2 और 4 का अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो 2 आता है। तो आप तो गलत ना बोल रहे हैं कि ये दोनों एक सहअभाज्य संख्या होता है, ये जो यहाँ पे p है यहाँ पे q है, ये एक सहअभाज्य संख्या होता है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। देखो ये 2 ये कट जाता है, कट गया तो 1 होगा। ठीक है, 1/4। अब देखो 1 और 4 को निकाल दोगे HCF तो भाई साहब मेरे 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, तो सहअभाज्य होता है। क्या होता है, सहअभाज्य होता है। और कोई बड़ा संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 21 बटे ले लेते हैं, 21/18 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 21 और 18 का अगर HCF निकालते हैं तो HCF हमें 3 प्राप्त होता है। निकाल के देख लीजिए, 21 और 18 का HCF 3 प्राप्त होता है। ठीक है, अब 21 और 18 का HCF 3 प्राप्त होता है तो ये कहना गलत ना होगा कि यह सहअभाज्य संख्या है। अगर सहअभाज्य संख्या नहीं होगा ना तो वो क्या हो जाएगा, वो ये p/q के फॉर्म में आइए ना सकता है। अब देखिए 21/8 है, 21 की 3 से कट जाएगा 7 बार में, या 3 से कट जाएगा 6 बार में। आप 7 और 6 का HCF निकाल के देख लीजिए, 1 आएगा। ठीक है, तो यही बेसिक था, मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता था। चलिए अब क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हल लिख देंगे और एक डैश दे देंगे और 2 ऊपर में ऐसे करके बिंदा दे देंगे। अच्छा लगता है, परीक्षा जो लेगा आपको उसको अच्छा लगेगा, मार्क आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखते हैं, अगर कोई संख्या आपको परिमेय निकालने के लिए बोले तो आप अपरिमेय मानिए, और अपरिमेय निकालने के लिए बोले, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोले तो अपरिमेय मानिए। देखिए यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो मैं अपरिमेय मान लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको कोई चीज़ किसी के बारे में सिद्ध करना है, कोई चीज़ आपको किसी के बारे में सिद्ध करना है तो आपको
उल्टा उसके बारे में करना पड़ेगा। मान लीजिए कि सूरज क्या है कि सूरज एक लड़का है, ठीक है। मान लीजिए कि सूरज एक लड़का है, सूरज जो है एक लड़का है, और किसी ने कह दिया कि सिद्ध करो कि सूरज एक लड़का है, तो आपको मानना पड़ेगा कि माना कि सूरज एक लड़की है, ठीक है। अब ये आप तो लिख दिए माना कि सूरज एक लड़की है। अब उसका हम कंक्लूजन लिखा लेंगे कि सूरज का लंबा लंबा बाल है कि नहीं, तो वहाँ पे कंक्लूजन क्या लिख लेगा, तो ये भी नहीं लिखो, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे करके हम सूरज का सारा कंक्लूजन निकालते जाएंगे, तो लड़की के कंक्लूजन से उसका मैच नहीं करेगा। अगर मैच नहीं करेगा तो हम लिख देंगे था हमारा मान्यता गलत था, सूरज लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, ठीक है। तो इस प्रकार सिद्ध हो जाता है क्वेश्चन। हम भी इसी प्रकार यहाँ पे इसी स्ट्रेटजी के साथ बनाएंगे कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख देने के बाद आप देखिए, अगर √5 एक अपरिमेय संख्या होगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, अभी हम आपको बताए हैं कि √5 अगर अपरिमेय संख्या होगा तो वो P/Q के रूप में हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा, ठीक है। P/Q के रूप में हो जाएगा, जहाँ ये P और Q क्या होता है, तो जहाँ P और Q पूर्णांक तथा सहअभाज्य है, यहाँ से लिख दीजिए अभाज्य है, ठीक है। यहाँ पर P और Q, ये जो P है ये जो Q नज़र आ रहा है, ये दोनों पूर्णांक है और सहअभाज्य दोनों है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। इसमें स्क्वायर है तो वो हट जाएगा, स्क्वायर रूट जो है अगर वर्ग करेंगे तो दोनों हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो यहाँ पे √5 का वर्ग आ जाता है, √5 का वर्ग आ जाता है, और ये यहाँ पे P और Q का वर्ग आ जाता है, ठीक है। अब √5 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 का अगर वर्ग कर देते हैं तो आ जाता है 5, और ये आ जाता है P के स्क्वायर और बट्टा में Q के स्क्वायर। इतना अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मान लीजिए बट्टा में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5 को करेंगे तो 5Q स्क्वायर आएगा, 5Q स्क्वायर आएगा। अगर 1 को P स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई। अब देखिए अगर इस Q स्क्वायर को हम इस साइड रखेंगे तो इस साइड यहाँ पे गुना में है, इस साइड आके ये भागा में आ जाएगा, इस साइड भागा में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 अगर P को विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। देखिए ये कह क्या रहा है, यहाँ पर बात हम लोग वो समझते हैं ये आखिर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, देखिए एक पेज ले लेते हैं, यह कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए कोई संख्या 5 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर हम कर देते हैं, कितना होता है 25 है, और कोई संख्या इधर 5 है, ठीक है। अगर ई5 25 को विभाजित करता है यारो, ई5 अगर 25 को विभाजित करता है तो इसका रूट जो है 5, इसको भी ये विभाजित करेगा, ठीक है। और कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए ये है 8 ले लेते हैं, 8 2 को विभाजित करता है ना, तो इसका आप वर्ग कर दीजिए, घन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो सभी को ये 2 विभाजित करेगा। बात अगर यहाँ पे क्लियर हो गई होती तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही स्ट्रेटजी हम लगाएंगे कि
यदि यदि पाँच पी स्क्वायर को विभाजित यदि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिख करके मात्र आपको क्या करना है कि कोष्ठ में दे करके आप कथन 1 लिख दीजिए, कथन 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपको यहाँ पर एक चीज़ मानना होगा, एक चीज़ आपको मानना होगा। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर के नीचे में क्या है, 5 है। अगर पी स्क्वायर के नीचे में 5 है तो आप यहाँ पे पहले हमको लिखने दीजिए, माना कि p बराबर 5 की। यहाँ पे k की जगह पर m a कुछ भी आप मान सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पे अगर 2 रहता तो p बराबर हम 2 के मानते। यहाँ पर अगर 7 रहता तो p बराबर हम 7 के मानते। यहाँ पर जो रहेगा आप p बराबर उतना, यहाँ पे k की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ऊपर का जो है p, तो p ही मानना है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गई बात। अब देखिए p बराबर 5 के लिखे तो p का मान यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए ई p का मान हमको इस समीकरण में भरना, ई p का मान निकला है यहाँ पर, माने हैं, इसको हमको इस समीकरण में भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, अब ये समीकरण 1 में अगर हम p का मान रख देंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 क्या है, तो q स्क्वायर है, p के जगह पे हम 5 के रख दिए और 5 के का स्क्वायर कर दिए, बटे में 5 है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे q स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर बटा में 5 है। अब देखिए q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 5 के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको इस साइड अगर पलट लेंगे, 5 को, ये 5 है, इसको हम इस साइड ला लेंगे और q को इस साइड दे देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो दे दीजिए ना, काहे का लेट, ये 5 के स्क्वायर को हम इस साइड दे देते हैं और q को इस साइड दे देते हैं। ठीक है, इतना कर दिए। अब देखिए के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटा 5। यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा जो मैं आपको कुछ देर पहले समझाया है कि यदि कोई संख्या q स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह संख्या q को भी विभाजित करेगा। स्क्वायर को अगर हम ढक दे तो सिंगल q को भी वह संख्या विभाजित करेगा। ठीक है, आपको यह कंसेप्ट अच्छी तरह मालूम होगा क्योंकि मैंने अभी ही समझाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर वही बात हम फिर से लिख दें कि यदि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यदि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, 5 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इसको कथन 2 हम मान लेते हैं, कथन 2। अब देखिए कथन 1 और कथन 2 से क्या कंक्लूजन निकलता है, कथन 1 और कथन 2 से क्या कंक्लूजन निकलता है
यहाँ पर क्यू को 5 विभाजित करता है और यहाँ पर पी को 5 विभाजित करता है। इस प्रकार अगर क्यू को 5 विभाजित करता है, देखिए यहाँ पर क्यू को भी 5 विभाजित करता है। यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे क्यू कोई संख्या है, यहाँ पे पी क्यू संख्या है, क्यू का भी गुणनखंड जो है 5 है और पी का भी गुणनखंड 5 है, तो आप बोलिए कि इसका एचसीएफ जो है कभी एक संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसका एचसीएफ, इसका कॉमन फैक्टर जो है गुणनखंड इसका 5 है, इसका भी 5 से ये कट जाता है, ये भी 5 से कट जाता है, तो एक कभी संभव है? ये कदापि संभव ही नहीं है। अगर संभव नहीं है तो बोलिए ये क्या परिमेय संख्या हो सकता है? हाँ, कभी नहीं हो सकता है परिमेय संख्या। अब देखिए, अब कुछ बात है वहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, दोनों पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य है, इसीलिए पी और क्यू का एचसीएफ 5 होगा, एक नहीं। देखिए पी और पी क्यू दोनों 5 से विभाज्य है। ठीक है, पी और क्यू यहाँ पे समझ में आ गया कि दोनों 5 से विभाज्य है, इसीलिए पी और क्यू का एचसीएफ एक नहीं होगा, विभाज्य है। इसीलिए यहाँ पे इसीलिए लिख दीजिए, इसीलिए पी और क्यू सह अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। अतः हमारा मानना गलत था। अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, इस प्रकार हमारा यह प्रश्न सॉल्व हो जाता है।